जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। देखिए हमने बताया था कि हमने जो ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ये यूपीएसआई 2017 का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जाम डेट की बात करें तो ये 22 दिसंबर 2017 के शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है, ठीक। देखिए अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अवगान शब्द का समानार्थी शब्द बता दीजिए। तो अवगान का जो समानार्थी शब्द होगा ना वो होगा छानबीन, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है काया। जैसे नहीं कहते हैं कि काया पलट गई, ठीक है। तो काया क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी चूल्हा, भ्रमर और पुदीना ये सब क्या है, पुल्लिंग है, ठीक। तो ऑप्शन ए सही हो गया। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। मतलब इसमें फिल इन द ब्लैंक दिया है कि यह रास्ता, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है सावधानी पूर्वक चलें। अच्छा आप कहीं जा रहे होंगे तो देखे होंगे रोड के बोर्ड में जो है, ठीक है, रोड होता है उसके बोर्ड में साइन बोर्ड लिखा होता है कि यह रास्ता कैसा है, दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें, जो अलर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए अर्थात दुर्गम। तो यह रास्ता कैसा है, दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जिस शब्द में त्रुटि नहीं उसका चयन करें, ठीक है। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। देखिए छत्रो छाया की बात करें तो छत्र छाया की बात करें ना, तो ये छत्रो छाया ये तो गलत है, ऐसे तो लिखा नहीं जाता छत्र छाया। फिर छत्र छाया भी नहीं होता है और छत्री छाया भी नहीं होता है। हाँ होता कौन सा है, छत्र छाया होता है, राइट। तो हमारा ऑप्शन डी सही हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में स्वागत का संधि विच्छेद बता दीजिए, ठीक है। तो अगर स्वागत का अगर विच्छेद की बात करें तो इसमें कैसे इसका हम विच्छेद करेंगे, तो होगा सु प्लस आगत। कहाँ दिया है इसमें, सु प्लस आगत, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। तो इसके अगर कंक्लूजन की बात करें तो कह रहा है स्वागत का सही संधि विच्छेद सु प्लस आगत है। यह यण स्वर संधि का उदाहरण है। पहली बात स्वर संधि संधि बताया था हमने, तीन प्रकार की होती है, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने ये भी बताया कि जो स्वर्ग संधि उसके 5 भेद होते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो एक ये है जो स्वागत, इसमें यण संधि, ठीक है। तो यण स्वर संधि का भेद है इसमें। अगर इसके नियम की बात करें तो ई और उ री के पश्चात कोई भिन्न स्वर आता है, ठीक है। तो ई उ री क्रम से य व र में हो जाते, बदल जाते हैं। आपको हमने बताया था इस चीज़ को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, कह रहा अति प्लस अधिक, ठीक है, तो बन जाएगा अत्यधिक। वी प्लस उ तो होता है व्यू। प्रभु प्लस एसड़ा, प्रविवेशणा। मातृ प्लस छाया, वेरी इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है, मातृ प्लस छाया बनेगा मातृ छाया, राइट। छठवां क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा है, ठीक है। संक्षिप्त का अर्थ बता दीजिए। तो संक्षिप्त का अर्थ होगा मुक्तसर, ठीक है। संक्षिप्त का व्याख्या तो होगा नहीं, विराम भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए कुछ और हम देख लेते हैं शब्दों को, जैसे व्याख्या, इसका अर्थ की बात करें तो विवेचन या विवरण, ठीक है। विराम, रुकना, आराम नहीं कहते, विराम चिन्ह, मतलब विराम चिन्ह पढ़ाए हैं, विराम चिन्ह क्या होते हैं, ठीक है। विराम का मतलब ठहराव होता है, तो रुकना, ठहराव को ही रुकना कहते हैं, या आराम कह दें। मुख्य भाई खास, या प्रधान नहीं कहते, मुख्य आदमी है मतलब खास आदमी है, ठीक है। तो मुख्य का अर्थ क्या होगा, खास और प्रधान। तो यहाँ पे किसका पूछा था, संक्षिप्त का। तो संक्षिप्त का हमने आपको क्या बता दिया साथियों, मुक्तसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। सातवां क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है, ठीक है। यमक, श्लेष, रूपक, अनुप्रास, इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए जो रूपक है ना ये शब्द अलंकार का भेद नहीं होता है, ठीक है। देखिए शब्द अलंकार होता क्या है, जहाँ काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। इसके अगर प्रमुख भेद की बात करें तो अनुप्रास अलंकार हमने बताया था। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल नभ में, तो चारों चाचा वर्ण की ज़्यादा मतलब बार बार वृत्ति हो रही है, ठीक है। फिर उसे कहते हैं कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से, ठीक है। तो चाचा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये अनुप्रास अलंकार है, ठीक। उसके बाद अनुप्रास के बाद होगा यमक और श्लेष, ठीक है। तो शब्दालंकार के भेद कौन कौन से हो गए, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ठीक है। तो देखिए अनुप्रास हो गया, यमक और श्लेष, ये सब किसके हैं, शब्दालंकार के हैं। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे शब्दालंकार का भेद नहीं है, मतलब अर्थालंकार का बता दीजिए। तो अर्थालंकार क्या होता है कि जहाँ काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार की उत्पत्ति होते हैं, अर्थालंकार होता है। अगर इसके प्रमुख भेद की बात करें तो उपमा अलंकार, ठीक है, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, विरोधाभास, मानवीकरण, संदेह, व्यतिकरण, अतिशयोक्ति, प्रविष्टुमा, दृष्टांत, ये सब किसके अर्थालंकार के भेद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है। क्योंकि रूपक अलंकार जो है ये अर्थालंकार का भेद होता है, शब्दालंकार का भेद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, कह रहा दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन करें। ऊर्ध्व का सही विलोम बताना, ठीक है। तो ऊर्ध्व का होता है अधः, ठीक है। अगर कुछ और विलोम शब्द की बात करें
जैसे अंत, अंत का होता है आदि, ठीक है। शाश्वत का होता है क्षणिक, पुष्ट का होता है क्षीण, ये सब क्या है, इसके विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा अंधे के हाथ बटेर लगना, कहावत का आशय क्या है। हम लोग तो बहुत बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि दैनिक जीवन की भाषा में नहीं कहते कि अंधे के हाथ बटेर लग गया, ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है काक पद का उपयोग कब होता है, ठीक है। तो जो काक पद का उपयोग है ना, ये होता है छूटे हुए अंश के लिए, ठीक है। काक पद का उपयोग कब करते हैं, छूटे हुए अंश के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था। तो ये करवाया था सन 1835 ईस्वी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब साथियों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। मतलब सब्ज बाग का हमें बताना है कौन सा अर्थ सही है इसमें। तो देखिए झूठे वादे करना, ठीक है। तो सब्ज बाग मुहावरे का क्या अर्थ होगा, झूठे वादे करना। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है द कैसा हलंत वाला, हलंत वाला क्या बताया हमने कि आधा होता है द प्लस अ। जब देखिए आधे व्यंजन में जब किसी स्वर का मिलन होगा तो वो पूर्ण व्यंजन हो जाता है, ठीक है। तो द हलंत वाला है मतलब द आधा है, जब इसका अ यानी स्वर से मिलन हुआ तो ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा द हो जाएगा। फिर देखिए जो छत्री छ होता है ना, ठीक है। जो छत्री छ होता है ये हमने बताया कि क, ठीक है, आधा, फिर स, ठीक है, और इस अष्टकोण में भी अ, इससे मिलके बना होता है हमारा क्या, छत्री छ। साथियों एक चीज आप समझिए, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये 4 होते हैं, छ त्र ज्ञ स्र, ठीक है। तो छ कैसा है, छत्री छ, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसको मिलाएंगे तो बनेगा दक्ष, द और अ बन जाएगा पूरा द, क स और अ बन जाएगा छ, हमने बताया था ना छ, तो बन जाएगा द अच्छा दक्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय बता दीजिए। तो इसका आशय होगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ठीक है। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है चंद रुपये बचाने के चक्कर में, ठीक है, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद बता दीजिए। देखिए इसमें क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। चंद रुपए, ठीक, अगर निश्चित संख्या की बात करता है कि 10 रुपये 20 रुपये तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है यहाँ पे। नहीं कह रहा है चंद रुपये, चंद मतलब थोड़े से रुपए के लिए, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक की बात कर रहा है, ठीक है। तो चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या हमारा है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। भाई देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण तो है नहीं यहाँ पे, तो ये तो गलत हो गया। विभागाबोधक ये भी नहीं है, निश्चित परिमाण, परिमाण की बातें नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान को भरना है। कह रहा भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खाली स्थान में विश्व विजेता बनाने का खाली स्थान कपिल देव को है, छाटना है। देखिए इसका अगर भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट क्या श्रृंखला में विश्व विजेता बनाने का जो श्रेय है ना कपिल देव को जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कह रहा आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को सन 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो आग की हंसी है ना, ये रामदरस मिश्र जी की है, ठीक है। किसकी है, रामदरस मिश्र जी की है। अगर इनके और अन्य द्वारा रचित अन्य पुस्तकों की बात करें, अन्य कृतियों की बात करें तो है बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई धूप, ठीक है, कंधे पर सूरज, आग कुछ नहीं बोलती, ठीक है, गांव का बचपन, आम के पत्ते, मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है। ये किसके हैं, रामदरस मिश्र जी की हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा दिए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान को भरना है। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द खाली स्थान का है
या स्त्री जाति का उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे इसको, तो इसका साथी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा वाक्य कैसे होगा इसमें कि शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना कि हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कह रहा कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, दिए गए दोहे में किस अलंकार को दर्शाया गया है? तो इसमें क्या है? यमक अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार है साथियों? यमक अलंकार। देखिए इसके कंक्लूजन की बात करें तो कह रहा है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। प्रस्तुत दोहे में यमक अलंकार है जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु इनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। ठीक है, तो यही कह रहा है जहाँ, ठीक है, कह रहा है कि इसमें यमक अलंकार होता है जहाँ पर एक कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, और दूसरे का अर्थ है सोना। यही हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा हमारा अध्यापक अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन भारत लौट आया, रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो ये रेखांकित बताने इसमें क्या है? ठीक है, इसमें होगा अध्यापक वृंद। अध्यापक लोग नहीं होता है। ठीक है, अध्यापक वृंद होता है, जैसे शिशु वृंद होता है, शिक्षक गण होता है। ठीक है, वैसे अध्यापक वृंद होता है, राइट। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कह रहा उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के खाली स्थान न थी। अब बताना इसमें क्या आएगा? तो वंचित नहीं आएगा, वंचित नहीं थी, हो ही नहीं सकता। अघोष न थी, ये भी गलत है। विरुद्ध, ये भी गलत है। लेकिन योग्य न थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, राइट। अब हमारा साथियों आ गया है गद्यांश। अब हम गद्यांश को पढ़ के उत्तर करेंगे। देखिए अगर गद्यांश की बात करें तो कह रहे राम भक्ति शाखा के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत कवि तुलसीदास हैं। राम भक्ति शाखा के सर्वाधिक प्रसिद्ध जो संत कवि हैं वो कौन है? तुलसीदास हैं। उन्होंने समाज और जनजीवन में फैल रहे अनाचार को रोकने के लिए राम के ऐसे आदर्श रूप को प्रस्तुत किया जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राजनीति में आदर्श मर्यादाओं की स्थापना करते हैं, जो जीवन के विरोधों में समन्वय का संदेश देते हैं। भारतीय समाज ऐसे राम को पाकर मध्य युग की इस बर्बरता में भी जीवित रह सका, राइट। फिर कह रहा है जो व्यक्ति परिवार, समाज और राजनीति में आदर्श मर्यादाओं की स्थापना करते हैं, जो जीवन के विरोधी में समन्वय का संदेश देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हम करेंगे। कह रहा उपयुक्त वाक्य में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है? ठीक है, बताना है इसमें आपको। तो साथियों इसमें ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि जो उपयुक्त वाक्य इसमें अर्ध विराम, ठीक है, अल्प विराम और पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। कह रहा है संत कवि ने किसके जीवन पर रचना की है? ये गद्यांश के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। संत कवि ने किसके जीवन पर रचना की है? तो राम के जीवन पर। राम के बारे में ही तो बताया था ना अपने गद्य में। ठीक है, तो संत कवि ने किसके जीवन पर रचना की है? राम के। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? बर्बरता शब्द का समानार्थी होगा। ठीक है, बर्बरता होता क्या है? तो बर्बरता को हम क्या कहते हैं? निशंसा। ठीक है, निशंसता। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? क्वेश्चन फिर समझिए। कह रहा भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, ठीक, तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। ये भारत की बात कर रहा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? तो भाई देखिए सबसे क्या है? प्रविशेषण है, क्योंकि वो देखिए लंबी, तो लंबी तो विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो गया। लेकिन कह रहा है सबसे लंबी, तो सबसे क्या भाई? जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? प्रविशेषण है। ठीक है, कंक्लूजन में देखिए क्या कह रहा है। प्रश्नगत वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? प्रविशेषण है। वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं वही हमने बताया, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अगर बात करें सबसे, बहुत, अत्यंत आदि, ये सब क्या है? प्रविशेषण है। ठीक है, यहाँ सबसे शब्द, ठीक है, विशेषण चौड़ी तथा लंबी नदी की विशेषता बतला रहा है तो ये सब विशेषण हो गए। ठीक है, अगर कहता है कि लंबी नदी, तो
भाई उसकी विशेषता हो जाती लंबी, तो विशेषण हो जाता। नहीं कह सबसे लंबी नदी, तो नदी की विशेषता क्या है कि सबसे लंबी है। पहली बात तो लंबी की विशेषता, नदी की विशेषता है कि वो लंबी है, तो विशेषण हो गया। लेकिन विशेषण की विशेषता क्या है कि वो सबसे लंबी है, ठीक है। तो सबसे क्या है, प्रविशेषण हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ब्राह्मण शब्द के रूप में, ब्राह्मण शब्द के रूप, शुद्ध रूप इसका बताना है ब्राह्मण का, ठीक है। कह रहा है ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन करना है इसमें। तो ब्राह्मण का जो शुद्ध रूप होगा ना साथियों, ब्राह्मण ऐसे तो नहीं लिखा जाता है, ब्राह्मण ये भी नहीं होता है, ब्राह्मण ये भी गलत है, लेकिन ब्राह्मण ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 रश्मि रथी के रचयिता कौन है। देखिए रश्मि रथी के रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। अगर रामधारी सिंह दिनकर की हम अन्य रचनाओं की बात कर लें, ठीक है, तो इनकी अन्य रचनाएं क्या है, प्रणभंग, रेणुका बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, रेणुका, हुंकार, रसवंती, ठीक है, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छां, इतिहास के आंसू, सूरज का व्याह, उर्वशी, उर्वशी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, ठीक है, रश्मि रथी, नीम के पत्ते, कोयल और कवित्व। ये सब किसकी रचनाएं हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। तो साथियों हमने क्या बताया रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में कि अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो बताया हमने कि प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छां, इतिहास के आंसू, सूरज का ब्याह, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, रश्मि रथी, नीम के पत्ते, कोयल और कवित्व, ये सब रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है। जो अग्नि परीक्षा है ये किस रचनाकार की कृति है, तो ये हमारे हैं आचार्य तुलसीदास जी की, ठीक है। अग्नि परीक्षा आचार्य तुलसीदास की रचना है। शेष रचनाएं और उनके रचनाकार की बात करें तो कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है। मुंशी प्रेमचंद की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है इनकी रचनाएं, जैसे गोदान, गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, कायाकल्प, ये सब मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं, ठीक है। फिर चतुरसेन शास्त्री की बात करें, वैशाली की नगर वधु, ठीक है, वैशाली की नगर वधु, वयम रक्षाम, सोमनाथ, रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी, ये सब किसके, चतुरसेन शास्त्री जी की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों में वचन बताइए। देखिए घर और लोग इन दोनों में वचन बताना है, ठीक है। सॉरी वचन बताएं, वचन बदलना है इनका, तो वचन बदलेंगे। तो घर एक वचन है, इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो घरों, ठीक है। लोग, लोग का होगा लोगों, इनका वचन बदलेंगे तो क्या होगा, घरों और लोगों। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 मैं तो चंद्र खिलौना लय हो पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, इसमें अलंकार बताना है। तो इसमें साथियों जो है ना, इसमें रूपक अलंकार होगा, ठीक है। मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, इसमें रूपक अलंकार है। इसके हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में क्या कह रहा है कि मैं तो चंद्र खिलौना लय हो पंक्ति में रूपक अलंकार है। यहाँ पर चंद्रमा उपमेय के खिलौना अर्थात उपमान का भेद रहित आरोप है, ठीक है। रूपक अलंकार में क्या होता है कि उपमान का उपमेय में भेद रहित आरोप होता है, ठीक है। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, क्या रामायण और महाभारत काल में विद्वान होते थे, ऐसा हमने अपने, ठीक है, से सुना है। अच्छा सुनना है तो भाई सुनते किससे हैं, कानों से। ऑप्शन तो एक ही मिल रहा है हमको, एक मिनट कह रहा अपने कानों से सुना है और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका खुलासा किया। नहीं ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो सटीक होगा ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कैसे, नहीं डी भी नहीं होगा, शास्त्रों, सॉरी साथियों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राइट आंसर बी है। जैसे कह रहा है कि रामायण और महाभारत काल में विद्वान होते थे, ऐसा हमने अपने बड़ों से सुना है, ठीक है भाई, हमने बड़ों से तो हमने सुना है। और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी हमने इसका क्या है, वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसका जो सटीक आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अब काल से एक प्रश्न आया था, कह रहा लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, ठीक, ये वाक्य है। तो वाक्य में काल पहचानिए, कौन से इसमें काल है, इसमें सामान्य वर्तमान काल है भाई, सामान्य वर्तमान काल ही कह रहा है लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। सामान्य वर्तमान काल की पहचान ता है ती हेते हैं वाक्य के अंत में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33
कह रहा है निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, उसको पहचानिए। मतलब शुद्ध वाक्य को पहचानना है। कह रहा है कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थयात्राओं की बड़ी लालसा थी, गलत हो गया। फिर कह रहा है गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, हाँ ये सही लग रहा है, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। और भी चेक कर लेते हैं आगे। कह रहा है विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है, यदि हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है, इसका ये शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया, ठीक है। गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हो गई। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? अपेक्षा का अर्थ अभिलाषा है, ठीक है। उपेक्षा तो इसका विलोम हो गया ना। फिर भारत की खोज किसकी कृति है? भारत की खोज किसकी कृति है बताना है इसमें। तो जो भारत की खोज है ना, ये जवाहरलाल नेहरू जी की कृति है, ठीक है। तो भारत की खोज किसकी कृति है? जवाहरलाल नेहरू जी की है। कुछ और बात कर लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी की खोज कौन कौन से? भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक, ये नेहरू जी की कृति है। सुभाष चंद्र बोस की है इंडियन स्ट्रगल। महात्मा गांधी, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी है? तो महात्मा गांधी जी की है। और रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की कौन सी? गीतांजलि है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जी कौन सी? भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक, सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल, महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की गीतांजलि, राइट। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों में इसका होना। मतलब पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, इसका बताना है मुहावरा। तो इसका होगा साथियों, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, तो इसका होगा मक्खी लकीर का फकीर होना, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना मतलब लकीर का फकीर होना। देखिए कुछ और मुहावरा की बात कर लें। तो कह रहा है ढाक के 3 पात होना, सदा एक ही दिशा में, सदा एक ही दशा में रहना, मक्खी पर मक्खी मारना, बेकार बैठे रहना, सीधी राह चलना, सही मार्ग का अनुसरण करना, राइट। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द बताना है। देखिए जो नृप है ना, ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। बाकी जैसे हैं यहाँ वृष्टि, दादरा और रात्रि, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। तो कह रहा है दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? ठीक है, जिसमें त्रुटि नहीं, उस वाक्य को ढूंढना है। शरीर से ताकत होनी चाहिए, भाई शरीर में ताकत होनी चाहिए, ऐसे ही गलत है। शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, नहीं, शरीर में ताकत होनी चाहिए। देखिए शरीर में ताकत होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। और शरीर पर ताकत होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। कंक्लूजन देखिए, कह रहा है प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उत्प्रेक्षा सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है, अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है ना, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु, मनहु, जनु, जानहु आदि शब्द पाए जाते हैं, इनकी पहचान होती है, ठीक है। जैसे सोहत ओढ़ पीत पट श्याम सलोने गात, ठीक है। साथियों लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी मतलब विलोम शब्द बता देना है। तो इसका होगा अंबर, ठीक है, अवनी का होगा अंबर।